नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। उत्तराखंड में पेपर लीक मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया है। शुक्रवार को हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने के मामले पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि उत्तराखंड में बार बार पेपर लीक क्यों हो रहे हैं। साथ ही मामले में उत्तराखंड सरकार, सीबीआई और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 11 जुलाई से पहले जवाब पेश करने को कहा है। बता दें, देहरादून निवासी विकेश सिंह नेगी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से छात्र यूकेपीएससी की ओर से आयोजित पेपर लीक होने के कारण सड़कों पर उतर रहे हैं। पुलिस इन बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज कर रही है, लेकिन पूरे मामले में सरकार चुप है। सरकार पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ तो कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, लेकिन छात्रों को जेल भेज दिया गया। इसलिए इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। इसमें हमने याचिका में सीबीआई जांच की मांग की थी। सीबीआई जांच की मांग उस तर्ज पे की थी जो हिमाचल में अभी पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुई थी, तो उसमें हिमाचल प्रदेश ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, जिसके तार देहरादून और हरिद्वार से जुड़े हुए हैं। और अभी आप रिसेंट में देखेंगे कि यूकेपीएससी से जितनी भी भर्तियाँ हुई सारी, चाहे पटवारी भर्ती हो, चाहे वो वीडियो भर्ती हो, और चाहे वो लेखपाल की भर्ती हो, सबकी भर्तियों में सब गोलमाल है। तो उनमें जो बच्चे हैं उनका सिर्फ कहना ये है कि सीबीआई जाँच हो। तो कोर्ट ने इस चीज़ का संज्ञान लिया। कोर्ट ने गंभीरता से इसको लिया। महाधिवक्ता साहब इसमें स्टेट की तरफ से अपीयर हुए थे। 11 जुलाई की इसमें फर्दर डेट लगाई और कोर्ट ने कहा कि आप अपना जवाब फाइल करें। और कोर्ट ने कहा कि ये जो चीज़ हो रही है ये क्यों हो रही है रिपीटेडली हमारे स्टेट में, ये कोर्ट ने इसको 11 जुलाई 2023 की कोर्ट ने फर्दर डेट लगाई कि इसमें हमने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुखिया पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्लास्टिक को लेकर प्रत्येक उत्तराखंडी को जागरूक किया जाएगा। वहीं प्लास्टिक के सार्थक प्रबंधन का ठीक प्रकार से मैनेजमेंट हो सकेगा। वहीं सचिव पर्यावरण ने बताया, विभाग भी ये योजना तैयार कर रहा है कि कैसे उत्तराखंड को प्लास्टिक मुक्त कैसे किया जा सके। इस दिशा में काम किया जा रहा है। जो हमारे प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्रीज है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अंतर्गत उनको जैसे प्रोड्यूसर से, इंपोर्टर से, ब्रांड ओनर से, इनफैक्ट प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर से उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होता है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के तहत। और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो ईपीआर का वेबसाइट है, उस ईपीआर के वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही ये प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्रीज, जो प्लास्टिक वेस्ट इंडस्ट्रीज है, इनका संचालन हो सकता है। तो पिछले कई माहों में इसमें साइट को लेकर दिक्कत आई थी। उसके बाद हमें ये लगा कि एक स्टेट लेवल में वर्कशॉप करते हुए सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिसर्स को बुलाया जाए और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कराया जाए। उस दिशा में आज की ये कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें लगभग 40 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लिया गया। न कि उनके द्वारा फिजिकली यहाँ पे भाग लिया गया, बट ऑनलाइन के तौर पर लगभग 1000 लोगों के द्वारा आज का इस कार्यशाला में प्रतिभा किया गया। कुछ मामलों में उत्तराखंड अग्रणी है और मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगा। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे, स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ एक तकनीक है जिससे कि प्लास्टिक के वैल्यू का अगर की तरह काम करेगा, लेकिन अगर इसको आप मीथेन में डालेंगे तो ये डिज़ोल्व हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम इसको किस तरह से प्रचार इसका करते हैं, किस तरह से इसको एक्सपैंड करते हैं। इसके अलावा और मैं बताना चाहूँगा कि एक ई वेस्ट है। ई वेस्ट में रुड़की में एक इंडस्ट्री है अटारो करके, जिसका कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उल्लेख किया था मन की बात में। वो लगभग 80 to 90% जो ई वेस्ट होता है उसको रिसाइकिल कर देती है। उसमें कई सारे महत्वपूर्ण धातु होते हैं, जैसे कैडमियम होता है, इवन गोल्ड होता है। तो इस तरह से अगर हम कहें, इसीलिए हम चाह रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे ईपीआर कहते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, जैसा कि माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है। कुछ मामलों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मिशन लाइफ जो सब लोगों से आह्वान किया है, ये कार्यशाला मिशन लाइफ को भी जो है सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएगी। वहीं जो प्लास्टिक का प्रबंधन है, वेस्ट मैनेजमेंट है, उसका भी ठीक प्रकार से मैनेजमेंट होगा और पूरी देवभूमि क्लीन होगी। इस दिशा में हमारे बहुत सारे उद्योग समूह के लोग आगे आए हैं, स्टार्टअप के माध्यम से आगे आए हैं। उन्होंने वेस्ट से जहां एनर्जी बनाने का अभियान काशीपुर में लिया गया है, इसी प्रकार से अन्य प्रकार के जो वेस्ट से आगे चलकर उत्पाद बनाने का काम है, वो बहुत ही सराहनीय पहल है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि इस दिशा में और आगे बढ़े।
बीजेपी ने अल्मोड़ा विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण मंडल कार्य समिति का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा और ग्रामीण मंडल अध्यक्ष प्रेम लटवाल ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों ने पार्टी को बूथ स्तर तक कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। ने अपने संगठन का पूरा पुनर्गठन करने के पश्चात जिला कार्य समिति की बैठक और उसके बाद मंडल कार्य समिति की बैठक करना प्रारंभ किया है। अल्मोड़ा जिले की आज ये ग्रामीण मंडल अल्मोड़ा का जो हमारा है उसकी बैठक है और ये मंडल अल्मोड़ा विधानसभा में आता है। इसकी बैठक विधिवत तरीके से प्रारंभ हुई है। जो रचना है उस रचना के तहत जो पिछले कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम है, राजनीतिक प्रस्ताव कैसे पारित किया जाएगा और आने वाले समय में जो हमारे कार्यक्रम हैं, जिन कार्यक्रमों को हमने करना है उन कार्यक्रमों का निर्धारण भी यहाँ पर। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में जोशीमठ आपदा प्रभावितों की भूमि और भवनों के मुआवजे के साथ स्थायी विस्थापन को लेकर प्रस्तावित नीति को स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री सचिव और मीनाक्षी सुंदरम और आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने जोशीमठ में विस्थापन और पुनर्वास नीति को लेकर जारी की गई मानकों पर स्थिति स्पष्ट की। इस दौरान उन्होंने पॉलिसी के कई बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी। जोशीमठ प्रभावितों के लिए क्षतिपूर्ति पर दर तय की गई है, जिसके तहत आवासीय भवनों के नुकसान पर 100% भुगतान किया जाएगा। ईंट से बने आवासीय भवनों के लिए 31,000 रुपये वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, जबकि बीम और कॉलम के बने आवासीय भवनों के लिए 36,386 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से दिया जाएगा। वहीं ईंट के बने व्यावसायिक भवनों के लिए 39,030 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा बीम और कॉलम से बने व्यावसायिक भवनों के लिए 45,921 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से भुगतान दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री सचिव और मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि उत्तराखंड में अब यात्रा सीजन शुरू होने वाला है, लिहाजा जोशीमठ के पुनर्वास और विस्थापन में जिला प्रशासन अधिक व्यस्त ना हो और चारधाम यात्रा के साथ साथ पुनर्वास और विस्थापन का कार्य सुगमता से चलता रहे, इसके लिए 3 अधिकारियों को पुनर्वास और विस्थापन के कार्यों के लिए तैनात किया जाएगा। साथ ही एसडीएम की अध्यक्षता में ही पुनर्वास और विस्थापन होगा। हमने ये डायरेक्शन दिया था कि जो भी डिसमेंटलिंग हो रहे हैं उससे पहले मेजरमेंट हो जाए और जो भवन स्वामी हैं उनकी भी उसमें हस्ताक्षर प्राप्त कर लिया जाए। तो ये सब किया हुआ है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में कुछ भवन स्वामियों ने ये मांग किया था कि बिल्डिंग का बाहर का मेजरमेंट करें, अंदर का ना करें, वो भी इनकॉर्पोरेट कर ली गई थी। तो मेजरमेंट को लेकर के अभी तक कोई भी हमारे पास किसी का प्रत्यावेदन नहीं था कि हमारा मेजरमेंट गलत है और सारे मेजरमेंट जो है सार्वजनिक भी किए गए हैं ताकि लोग जो है देख लें कि अपने लिए क्या मेजरमेंट लिखा है। जो भी दरें निर्धारित होगी, चाहे भूमि का मुआवजा का हो या भवन का मुआवजा का हो, प्लिंथ एरिया रेट, सर्किल रेट, जो भी दरें निर्धारित होगी उसके आधार पर उनको मुआवजा मिलेगा। अभी हमने भवन का कर दिया, भूमि का बाद में होगा। जो भी मुआवजे के संबंध में अभी जो हमने नीति तय की है उसकी वो कार्रवाई जो हमारी तकनीकी संस्थानों की रिपोर्ट एनडीएमए के माध्यम से हमें प्राप्त होगी उसके आधार पे ये होगा। कौन सा क्षेत्रफल में हमको, कौन सा क्षेत्र को हमको नो गो करना है, यानी वहाँ पर कोई भवन नहीं रहना चाहिए, कौन सा घर क्षतिग्रस्त होगा उसको हटाना है। तो ये सारे जो हमारी तकनीकी संस्थाओं की रिपोर्ट जो हमें प्राप्त होगी एनडीएमए के माध्यम से उसके अनुसार होगा। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कैंची धाम पहुंचकर बाबा नीम करोली आश्रम में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। राज्यपाल ने कहा कि कैंची धाम पहुंचकर सुखद अनुभूति हुई है तो खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं। राज्यपाल ने कहा है कि ऐसा लगता है कि नीम करोली महाराज के उन्हें आज साक्षात दर्शन हुए हैं। राज्यपाल ने घोड़ाखाल मंदिर के भी दर्शन किए और देश प्रदेश की सुख शांति की कामना की। ये आत्मिक स्तर पर महसूस किया है जो इस स्थान की जो पवित्रता है, भव्यता है, जो दिव्यता है, अपने आप भी अलग किस्म की है। मैंने बाबा से ऐसा लगता है कि साक्षात दर्शन किए हैं आज। ये भूमि इतनी पवित्र है, ब्लेस्ड है। बाबा से पूरे भारत के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए, हर एक उत्तराखंडी के लिए प्रार्थना की है, क्योंकि एज ए राज्यपाल पूरा मेरा परिवार है और ऐसा लगता है कि बाबा ने आशीर्वाद दिया है। और मैं कहूँ कि हम अक्सर बोलते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि है
तप भूमि है, वीरों की भूमि है, सैनिक भूमि है, संतों की भूमि है, सचमुच। लेकिन ये जो स्थान है ये अपने आप में एक बहुत गहरा देवभूमि, संतों की भूमि, तप भूमि है। और मेरी बाबा से यही दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, अर्चना है, प्रेयर है, अरदास है कि हमारे समूचे उत्तराखंड को ब्लेसिंग करें। तो ये कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। अभय दुबे ने कहा कि जिस तरह से अडानी समूह ने एक बड़ा घोटाला कर रखा है और केंद्र सरकार उसका बचाव कर रही है, उससे साफ नजर आता है कि अडानी जो भी कर रहे हैं वे केंद्र सरकार की शह पर कर रहे हैं। साथ गए किस किस देश में जो अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं वो आपकी मदद से मिले हैं या आपकी यात्रा। राहुल गांधी जी ने बहुत प्रामाणिकता से सदन में अपनी बात रखी है, हर एक बात प्रामाणिकता से आरोप लगाए हैं, मगर उन्होंने साथ में सवाल भी पूछे कि प्रधानमंत्री जी बताइए कितनी यात्राओं में अडानी जी आपके साथ गए, किस किस देश में जो अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं वो आपकी मदद से मिले हैं या आपकी यात्रा के बाद अडानी जी ने कितनी यात्रा की है। जो विदेश में मॉरिशस में, यूएई में, साइप्रस में 38 शेल कंपनियों के नाम आए हैं जिन्होंने कि इन्वेस्टमेंट अडानी जी की कंपनी में किया है और स्टॉक मैनिपुलेशन हुआ है। ये हुआ है कि नहीं हुआ है, इस बात की जांच कराने की मांग हम लोगों ने जेपीसी से की है। देहरादून और रुड़की से 8 सदस्यीय वैज्ञानिकों की टीम मसूरी पहुंची। इस दौरान टीम ने लंडौर में हो रहे भूधसाव क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। टीम ने लंडौर में हो रहे भूधसाव के कारणों का पता लगाने के लिए जांच में जुटी हुई है टीम। इस दौरान टीम ने लंडौर क्षेत्र के नॉर्थ और साउथ रोड का निरीक्षण किया, साथ में भूधसाव के कारणों का पता लगाने के लिए भी निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम मसूरी शैलेंद्र सिंह नेगी ने सभी वैज्ञानिकों का स्वागत किया और क्षेत्र के एक भाग में हो रहे भूधसाव के बारे में विस्तृत जानकारी दी। शासन की तरफ से एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कि विभिन्न संस्थान के वैज्ञानिक हैं। उसमें आईआईटी रोड की सीबीआरआई, वाडिया इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है और दूसरे संस्थान हैं, जल सर्वे ऑफ इंडिया है और यहाँ पर देख रहे हैं। उसके बाद इसको कम करने के लिए या इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है वो उपचार जो संस्तुत करेंगे उसके अनुसार यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी। बेसिकली पहाड़ों में सभी जगह है कि जगह बहुत कम है, आपको हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं है, फिर सारी आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो सड़क के आसपास हैं, तो वहीं पे ज़्यादा आबादी का दबाव रहता है, आदमी प्रेशराइज्ड रहता है कि वहीं पे बनाए। तो कई भवन काफ़ी पुराने हैं जिनकी जो मियाद है वो करीब करीब समाप्त होने को है, तो लोग बड़ी जोखिम वाली स्थिति में रह रहे हैं। अगर कोई भूकंप आता है या इस तरह की स्थिति आती है तो काफ़ी नुकसान होने की संभावना। अभी तो देख रहे हैं और भी नीचे जाएंगे और देखेंगे ढलान में कहाँ कहाँ के क्रैक्स हैं, तो जो भी अफेक्टेड है, जो भी बिल्डिंग्स या रोड, वो क्रैक्स वगैरह देख रहे हैं, फिर इसको एनालिसिस करेंगे, फिर बता पाएंगे। लेकिन अभी तक जो दिख रहा है वो लोकलाइज्ड जो रोड के सिंकिंग जोन या लैंडस्लाइड होता है ना, एक दिन में तो नहीं हो जाता है अनलेस आर्टिफिशियली कुछ करो। नेचुरली भी हो या आर्टिफिशियली कुछ भी चीज़ हो तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो वही देख रहे हैं। अगर 20 साल का है तो हमें, जैसे कि हमें रोड में ही हमें मिला, तो और भी क्रैक्स हमें देखना है, हम वही देख रहे हैं यहाँ पे। फिर नीचे चलेंगे, वहाँ भी देखेंगे, फिर बता पाएंगे। तो सिर्फ ये 100 मीटर का जो हिस्सा, 100 मीटर भी नहीं, लगभग 15 से 20 मीटर का हिस्सा है। हाँ, सिर्फ यही दरक रहा है इसमें, बाकी और जगह देखा गया है कि और जगह स्थिति ऐसी नहीं है। हाँ, तो एक अगर लैंडस्लाइड होता है, सिंकिंग भी कहीं पे होता है, सिंकिंग जोन होता है, तो थोड़ा बड़ा होता है, एकदम लोकलाइज स्केल में है, ठीक है। तो हो सकता है उसका और कुछ रीजन निकले। हम इसको एक सिंकिंग जोन या एक लैंडस्लाइड बोल के अभी नहीं बता पाएंगे जब तक हम पूरा निरीक्षण ना कर लें।
अल्मोड़ा जिले के 11 विकास खंडों के ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। जिले के प्रत्येक ब्लॉक में वहां के उत्पाद बढ़ाने के लिए क्लस्टर बनाकर विभिन्न योजनाएं लागू करने के लिए कृषि, उद्यान, पशुपालन विभाग की मदद से ग्रामीणों की आय गुणात्मक सुधार करने के उत्पाद को बाजार देकर लाभदायक सिद्ध करना है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि वर्तमान में विकास खंड में बकरी पालन, ताकुला ब्लॉक में गुलाब की खेती, सल्ट में मिर्च के पैच बनाकर करीब 15 गांव को जोड़ा जाएगा तो 3 साल तक चलेगा और इसका उद्देश्य है कि किसानों की आय 4 गुना बढ़ानी है। तो जैसे आपको पता है 11 ब्लॉक हैं अल्मोड़ा में, तो हर ब्लॉक में हम लोगों ने एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के अराउंड क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं। तो एक क्लस्टर में 5 से 10 गांव के बीच में रखे हैं हमने। फॉर एग्जांपल हवलबाग में हम गोट्स का रख रहे हैं, सल्ट में, सियालदे में यहाँ लाकुरी मिर्च का रख रहे हैं, डमस्क रोज का हम ताकुला में रख रहे हैं। तो इसके अराउंड हम क्लस्टर डेवलप करेंगे जहाँ मिनिमम 30% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट विलेज उसको हम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व करेंगे। साथ ही साथ उसमें हम इंश्योर करेंगे कि उन्हें और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ से हम लोग बढ़ावा दे सकें। तो इस क्लस्टर डेवलपमेंट से ये होगा जो एवरेज एनुअल हाउस होल्ड इनकम है वो डबल तो होगी कई जगह, लेकिन उसको ट्रिपल या 4 टाइम्स ही हो सकती है, डिपेंडिंग कि कैसे हम उसको क्लब कर सकते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो ये प्लान रहेगा, 3 साल का इसका हम प्लान बना रहे हैं और इसको हर ब्लॉक में इसकी BMM के द्वारा और BDO के द्वारा समीक्षा भी करी जाएगी। टिहरी में ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर बनी पहली टनल में कई जगहों पर दरार पड़ने की खबर के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। अपर जिलाधिकारी रामजी शरण शर्मा और BRO टीम ने संयुक्त रूप से निरीक्षण किया तो पाया कि टनल में जो दरारें दिखाई दे रही हैं वे दरार नहीं है। अपर जिलाधिकारी का कहना है कि कास्टिंग एक साथ नहीं होती है, अलग अलग होती है, पैचिंग अलग अलग होती है। जो जॉइंट होते हैं वह छोड़े जाते हैं जो कि गर्मियों में फैलते हैं, सर्दियों में सिकुड़ जाते हैं। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि हर टनल, हर ब्रिज में ऐसे ही जॉइंट है, यह नेचुरल है, इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है। टनल का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से सुरक्षित है। दूसरा निरीक्षण किया और जैसा उन्होंने मुझे बताया है कि जो जब भी टनल बनती है तो एक साथ कास्टिंग नहीं होती है, कास्टिंग जो है वो पैचेस में होती है। तो पैचेस के बीच में थोड़ा सा जॉइंट्स छोड़े जाते हैं। गर्मियों में ये जॉइंट्स जो है वो फैलते हैं, सर्दियों में सिकुड़ते हैं। तो आपको हर टनल में इस तरीके के जॉइंट्स मिलेंगे, हर ब्रिज में इस तरीके के जॉइंट्स मिलेंगे और इनको भरने के लिए ताकि वो एक फसाड जो है अच्छा रहे, वो दिखे ना, उसके लिए बीच में फिलर्स लगाए जाते हैं। और वो कभी सर्दियों में ज़्यादा सर्दी की वजह से निकलते हैं, कभी गर्मियों में ज़्यादा एक्सपोजर की वजह से पास में आते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमिना है और इससे किसी प्रकार की चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रक्चर उन्होंने कहा कि बिल्कुल सेफ है। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी देहरादून पहुंचे। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। कई विधायकों ने भी भगत सिंह कोश्यारी का स्वागत किया। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर भगत सिंह कोश्यारी पहुंचे और इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी देहरादून पहुंचे हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट की ये तस्वीरें हैं जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा वहां पर नजर आया उनके स्वागत के लिए। फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया, फूलों का गुलदस्ता उनको दिया गया।
नीलकंठ महादेव मंदिर में लगने वाले विशाल महाशिवरात्रि के मेले को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए पुलिस एक्शन में दिखाई दे रही है। पौड़ी के एडिशनल एसपी शेखर सुयाल ने मेला क्षेत्र को 3 जोन और 6 सेक्टर में विभाजित कर दिया है। जोन की जिम्मेदारी सीओ स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है, जबकि सेक्टर की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को दी गई है। इसके अलावा पूरे मेला क्षेत्र में 2 प्लाटून पीएससी और 120 सिपाहियों की तैनाती की गई है। एडिशनल एसपी ने लक्ष्मण झूला थाने में सभी पुलिसकर्मियों को शिव भक्तों के साथ मधुर व्यवहार और संयमित रूप से ड्यूटी करने के निर्देश दिए हैं। ये जो परसों 18 को हमारा मेन स्नान और मेन जलाभिषेक का दिन है, उसको लेके आज हमारी ब्रीफिंग थी, क्योंकि गढ़वाल मंडल का बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर महाशिवरात्रि को होता है। हर किसी की कोशिश होती है कि नीलकंठ मंदिर तक अपनी एक्सेस करे, तो उसको लेके आज हमने यहाँ पर ब्रीफिंग रखी थी। पूरे जो मेला क्षेत्र है हमारा, उसको हमने 3 जोन, जिसको डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर लीड करेंगे, और 6 सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है। करीब 120 के आसपास हमारे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और ट्रैफिक की ड्यूटियां रहेंगी। मेन पूरे आयोजन को लेके जो हमने अरेंजमेंट करने हैं वो ये है, गरुड़ चट्टी से ऊपर को हमारा रोड थोड़ा नैरो है, जो 2 वे चलना है, तो उसमें हमारी पार्किंग प्रॉपर हो, लोग रास्ते में गाड़ी खड़ी न करें। ये